Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. और करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हम पॉलिटी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट्स को देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में था। लास्ट लेक्चर में एक चीज़ गलत बता दी थी मैंने, शायद हम जब स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे तो शायद मैंने स्टार्ट में आपको ये बोला था कि इसमें रिटन क्वेश्चन होता है, तो ऐसा गलत है ना। इसमें आपका ओरल आंसर आता है ना, इसमें आपका ओरल आंसर आता है, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो रिटन ही होते हैं, बट जो आंसर्स आते हैं स्टार्ट में दोज आर ओरल आंसर्स, ठीक है। तो ओरल आंसर जब आपको मिलता है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हो। जबकि ये जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको रिटन आंसर आता है, तो रिटन आंसर आने के लिए आपको रिटन क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। रिटन क्वेश्चन पूछोगे तो नोटिस देना पड़ता है, तो तुरंत आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। डिफरेंस समझ में आ गया कि जो स्टार्ट और अनस्टार्ट में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट में क्या है, वो आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका आपको मिनिस्टर ओरल आंसर देता है। अब आपको अगर ओरल आंसर मिलता है तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं मतलब पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, है ना। ओरल आंसर मिलता है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। जबकि जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है इनमें क्या होता है, इनमें आपको रिटन आंसर मिलता है। तो रिटन आंसर मिलने की वजह से क्या होता है, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अगर कुछ अलग बताया हो तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, है ना। जस्ट अ मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है हमारा, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक ऑफिस है जिसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, है ना। प्रॉफिट यही होता है, कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, और एक ऑफिस है। तो ये एक बेसिकली गवर्नमेंट पोस्ट होती है। अगर कोई ऐसी पोस्ट पे, कोई ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट पे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पहली बात डिफाइंड कहाँ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। पहली बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये किसने डिफाइन किया है, तो ये अब जब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करेगा तो और कौन डिफाइन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया था कौन से केस में, प्रत्युत बरदौली वर्सेस सपन रॉय केस में। 2001 में आया था ये केस, ठीक है। ये आपको केस याद रखना है। प्रत्युत बरदौली वर्सेस सपन रॉय केस में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 ब्रॉड गाइडलाइंस बताई थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई ऑफिस इन 4 चीज़ों को फॉलो करता है, इन 4 में से कोई भी एक चीज़ को फॉलो करता है, तो वो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड है, ठीक है। तो कोई भी ऑफिस, ठीक है, कोई भी ऑफिस जिसमें ये 4 कंडीशंस या इनमें से कोई भी एक कंडीशन एप्लीकेबल हो, उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, आप अपनी नौकरी तो कर ही रहे हो, साथ में आपका एक और पोस्ट से लिंक है। अब वो अगर पोस्ट, वो अगर ऑफिस, वो अगर पोस्ट इन 4 चीज़ों में से किसी एक कैटेगरी में आ गई तो आप जो है आप खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, क्या क्या कंडीशंस है। Whether the government exercises control over the appointment, removal and performance of the functions of the office, ठीक है। मतलब उस ऑफिस में, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, क्या गवर्नमेंट उस बंदे को अपॉइंट करती है, या उसकी सैलरी डिफाइन करती है, या उसके अलाउंसेस डिफाइन करती है, या उसको रिमूव करती है ना, या उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन करती है। क्या गवर्नमेंट का कोई लिंक है, अगर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, ठीक है। वेदर द ऑफिस हैज़ एनी रिनमरेशन अटैच टू इट, कोई भी रिनमरेशन हो, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल हो, ज़रूरी नहीं है आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हो भी सकता है वो आपको एक सर्विस दे रहा हो। समझ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप जैसे जया बच्चन वाला केस था। जया बच्चन ये फिल्म वाले उसकी हेड बन गई थी, चेयरमैन बन गई थी यूपी फिल्म बोर्ड की, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उनको ऐसा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं मिल रहा था, बट उनको रिनमरेशन मिल रहा था, उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा था उस चीज़ से, ठीक है। तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। समझ में आ रहा है। तो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है आपको पैसा मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं है आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप कोई ऑफिस में ऑफिस में उसकी हेल्प कर रहे हो, कोई और पोस्ट है उसमें हेल्प कर रहे हो, और वो उस हेल्प के बदले आपके हो सकता है पेरेंट्स को कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, या कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, या इन जनरल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो दैट वुड ऑल्सो कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गया। दैट वुड ऑल्सो कम अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई भी रिनमरेशन अटैच हो, वेदर द ऑफिस हैज़ एनी रिनमरेशन अटैच टू इट, ठीक है।
तीसरा क्या है, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज़ गवर्नमेंट पावर्स, क्या कोई गवर्नमेंट पावर है उस ऑफिस के पास, क्या कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है या कुछ ऐसा पावर है जो गवर्नमेंट से लिंक्ड हो, ऐसा कुछ है क्या, जैसे मनी को रिलीज़ करना, लैंड को अलॉट करना, लाइसेंस ग्रांट करना, ये सब है ना, जैसे 2G स्कैम हुआ था, तो ऐसा कुछ है क्या मतलब उस पोस्ट में जिससे वो पैसा रिलीज़ करता है, लैंड को अलॉट करता है या लाइसेंस ग्रांट करता है, ऐसी अगर कोई पोस्ट है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है, ठीक है। आगे क्या है, चौथा क्या है, वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वेज ऑफ पैट्रोनेज। पैट्रोनेज क्या होता है कि भाई कोई बेनिफिट मिलता है आपको, पैसा वैसा का बेनिफिट, वही होता है पैट्रोनेज भी, पैसे वैसे का बेनिफिट होता है, जैसे किंग्स वगैरह होते हैं ना, तो किंग्स में किंग को बेनिफिट मिलता है, किंग्स अपने इन्फ्लुएंस से किसी भी पोस्ट पे कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट, ठीक है। वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर, जो होल्डर है उस ऑफिस का, जो बंदा है जो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो क्या किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब मान लो ये किसी एक पर्टिकुलर, मान लो इसके नीचे कोई एक पोस्ट है, मान लो एक पोस्ट है, ठीक है, एक पोस्ट है यहाँ पे और एक पोस्ट है स्टेट में, ठीक है, यहाँ एक बंदा मैंने बैठा दिया, इसको कोई फाइनेंशियल गेन कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट ये इस पोस्ट पे जो बंदा आएगा ना उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, इस पोस्ट पे कौन आएगा ये इसको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अपने पैट्रोनेज से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यहाँ पे कौन आएगा, ये इसका इन्फ्लुएंस इसमें आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, तो ये अगर अगर इसका इन्फ्लुएंस इधर है तो ये नेपोटिज्म करेगा, ये अपने भाई भतीजे को इस ऑफिस पे ले आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, फिर से समझ में आ गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड नहीं है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ RPA एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, कहीं डिफाइंड नहीं है, समझ में आ गया, कहीं डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 गाइडलाइंस दी हैं जो हमने बताया था प्रद्युत बरदौली वर्सेस सपन रॉय केस में, ठीक है। और जो जया बच्चन वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चंस एज टू वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain। समझ में आया, जो मैं इतनी देर से आपको चिल्ला के बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है उसको पैसा मिल रहा हो उसके लिए, है ना, ज़रूरी नहीं है वो उस पोस्ट पे बैठी हैं तो उसको पैसा मिल रहा हो, कोई भी टाइप का गेन हो, कोई भी टाइप का फाइनेंशियल सर्विस हो सकता है कि ऐसा गेन हो कि वो बोलें कि आप इस ऑफिस को होल्ड करिए, तो आप जब आपको घर जाना होगा तो हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे जाने के लिए, या फिर आपको आपके आपके स्पा का हम खर्चा हम देख लेंगे इस टाइप से, या जो भी XYZ, आपके बेटे को हम स्कूल में एडमिशन करा देंगे, ये सब क्या है, ये सब रिनमरेशन है, ये सब कोई यील्ड प्रॉफिट यील्ड हो रहा है ना, तभी तो वो कर रही है, ऐसे समाज सेवा थोड़ी करेगी, समझ में आ रहा है, तो वो हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं, 2 हैं, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 102 में क्या है, सॉरी आर्टिकल 102 में क्या है, MPs के लिए है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, और आर्टिकल 191 में क्या है, MLAs के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। तो कोई भी MP और MLA ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ये समझ में आ गया। कोई भी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई भी MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, किसमें, आर्टिकल 102 में MPs के लिए है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आर्टिकल 191 में है स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब MLAs के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, बाकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है कि क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बाकी मैंने बताई दी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये 4 अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। अब राज्यसभा के इलेक्शंस देखते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, ये भी न्यूज़ में था, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। पहली बात तो ये परमानेंट चैम्बर है ना, परमानेंट चैम्बर है, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, तो हर 2 साल में जो सीट खाली होती है उसको भरने के लिए इसमें इलेक्शन होता है। कौन सा मेथड होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये हमने अपने पॉलिटी के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो वो देखना ज़रूर मत भूलिएगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, नाम क्या है इसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सीट जो है वो वोट के प्रपोर्शन में मिलती हैं। जैसे मान लो किसी पार्टी को 30% वोट मिले, ठीक है, तो उसको सीट भी 30% ही मिलेंगी, जबकि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है ना, उसमें प्रपोर्शन के बेसिस पे नहीं मिलता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब जैसे कि मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो लोकसभा वाले इलेक्शन में क्या होता है, किसी एक को आप वोट दे के आ जाते हो, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपको प्रायोरिटी देना होता है। प्रायोरिटी मतलब जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी कौन है। हो सकता है मेरी पहली प्रायोरिटी दूसरा वाला कैंडिडेट हो, फिर मैं बोलूँगा कि मेरा दूसरी प्रायोरिटी तीसरा वाला कैंडिडेट है, फिर तीसरे पे मेरा पहला वाला जो ये पहला कैंडिडेट है वो मेरी तीसरी प्रायोरिटी है। तो ऐसे कर करके
पूरी प्रायोरिटीज़ डिफाइन होती हैं, है ना। तो इसमें किसी एक को वोट नहीं होता, इसमें सबको वोट होता है, बट प्रायोरिटी वाइज डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो पूरा प्रोसेस है, इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं ना, अपने हर स्टेट से एमएलए भेजते हैं, जितनी सीट्स हैं राज्यसभा में उसको भेजते हैं। जैसे यूपी में 31 हैं, हरियाणा में 5 हैं, इस टाइप से वो लोग। तो हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 लोगों को इलेक्ट करके भेजेगी, यूपी जो है 31 एमएलए को भेजेगा, इस टाइप से इलेक्ट होके जाते हैं। कौन इलेक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? कोई शेड्यूल है जो इससे डील करता है? यस, फोर्थ शेड्यूल डील्स विद सीट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो एलोकेशन ऑफ जो सीट्स है राज्यसभा में कि इस स्टेट को, मान लो यूपी को जैसे 31 सीट मिल रही हैं, ठीक है, तो ये 31 सीट इसको मिल रही हैं, हरियाणा को 5 सीट मिल रही हैं, तो ये कहाँ डिफाइंड है? ये है फोर्थ शेड्यूल में डिफाइंड, कि किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा, वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर डिफाइंड होता है। तो जो जितना बड़ा स्टेट होगा, जिसमें जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, उसको उतनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 84। आर्टिकल 80 क्या बोलता है? टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा में वो 250 होगी। अभी कितनी है? 245, है ना। अभी इतनी है, सॉरी 245। तो वो बोलता है कि टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो 250 होगी, है ना। 12 इसमें से नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म होगा 6 साल का। हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, ठीक है। इफ़ बाई इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इलेक्टेड मेंबर्स रिमेन्स टिल द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। मान लो बीच में किसी ने छोड़ दिया, या किसी की डेथ हो गई, या कुछ भी हो गया, तो उस पोस्ट को भरने के लिए इलेक्शन होगा। तो वो जो बंदा आएगा वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए आएगा। मान लो उस बंदे का टर्म 6 साल का था और वो 3 साल बाद मर गया, तो जो नया बंदा आएगा वो 3 साल के लिए ही काम करेगा उस पर, ना कि 6 साल के लिए। समझ में आ गया? तो बाई इलेक्शन अगर होते हैं तो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 84 की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स से डील करता है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स आएंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होते हैं ना, तो राज्यसभा में जो इलेक्ट होके आएंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो पहली बात तो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, 30 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, ठीक है। और दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसको वो मीट करने चाहिए। समझ में आ गया? मेजर तो यही दोनों है, सिटीज़न होना चाहिए और 30 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी कि सिटीज़न होना चाहिए और 30 साल के ऊपर होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से आर्टिकल्स देखते हैं हम? ये वाले आर्टिकल्स न्यूज़ में थे, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 164 1A क्या बोलता है? ये बेसिकली ये डील करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है वो कितना होगा, ठीक है। तो 91st अमेंडमेंट जो था हमारा, 91st अमेंडमेंट ने क्या किया था? 91st अमेंडमेंट ने मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितना साइज़ हो सकता है उसको फिक्स किया था, और बोला था कि ये 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हो सकता है ना। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हो सकता है, क्या हो सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ है वो 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे आया था? 91st अमेंडमेंट में आया था। और ये जब 91st अमेंडमेंट में आया तो क्या इंसर्ट हुआ था? क्लॉज 1A इंसर्ट हुआ था। समझ में आ गया? क्या इंसर्ट हुआ था? क्लॉज 1A इंसर्ट हुआ था, ठीक है। इट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। समझ में आ गया? ये स्टेट के लिए है 164, ठीक है। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनका स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा है कि वो 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है उसके 15% से कम ही होना चाहिए, ठीक है। 91st अमेंडमेंट में आया था, है ना। प्रेजेंट इट इज़ बीन आर्ग्यूड दैट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एमपी इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 164A। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई उन्होंने बोला जा रहा है कि सीट्स बढ़ाओ। अभी बीच में आया था कि जो सीट्स हैं वो बढ़ानी चाहिए, और उससे अगर सीट्स बढ़ेंगी तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी जो प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज़ है वो बहुत कम है, बढ़ानी चाहिए हमको। कुल मिला के बात ये है, तो ये वॉयलेट कर रहा है, बस यही बोला उन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है कि कुछ कुछ पार्लियामेंट के एमपीज़ वगैरह होते हैं उनको प्रिविलेज मिला रहता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना। पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो मेंबर्स बोलते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। उनका ये जो चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं उनको आप कोर्ट में नहीं डिस्कस कर सकते, आप कोर्ट में उनको नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये प्रिविलेज है। इसका जब ब्रीच होता है तो क्या हो जाता है? इसका ब्रीच हो जाता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है। तो क्या बोला, क्यों आया था न्यूज़ में कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीव दिया था अर्नब गोस्वामी को इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। तो अब देखा होगा बीच में अर्नब गोस्वामी जेल चले गए थे, है ना। तो क्या था कि अर्नब गोस्वामी को
रिलीफ दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज़ अ वायलेशन ऑफ एनी प्रिविलेज ऑफ द एमपीज़ जो भी एमपीज़ होते हैं या एमएलएज होते हैं, उनमें से अगर उनका प्रिविलेज ब्रीच होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। तो एमपीज़ जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको कुछ प्रिविलेज मिला रहता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उनके पास, उनको ज़रूरी नहीं है कोर्ट में जाके एविडेंस देना, ये सब जो होता है ना उनका प्रिविलेज होता है। अब आप मान लो एमपी ने कुछ बोला, अब आप न्यूज़ चैनल पे उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, कि एमपी ने तो ये बोला था, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो दिस इज़ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज़ में अर्नब गोस्वामी को रिलीफ दिया था कि ठीक है, जो वो डिस्कस कर रहे थे वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। कुल मिला के समझ में आ गया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता क्या है। कुछ प्रिविलेजेस मिले रहते हैं एमपीज़ को अंडर आर्टिकल 105, जैसे हमने पीछे भी बात किया था। 105 में क्या डील करता है, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 105 में एमपीज़ का प्रिविलेज डिफाइंड है, और आर्टिकल 194 में किसका डिफाइंड है, एमएलएज़ का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड्स ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कोई भी ऐसी चीज़ जो हाउस की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको वो आ जाती है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में, ठीक है। एज देयर इज़ नो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस आर गवर्न बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो ये आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ इनेक्ट नहीं किया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए, ठीक है। तो अभी जो भी कन्वेंशन इसमें फॉलो होते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में, वो पुराने ज़माने में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन थे वही फॉलो हो रहे हैं अभी तक, हमने कुछ उसमें चेंज नहीं किया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाली स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। एमपी लेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, अब ये 2020 वाले पेपर में भी आया था, है ना। तो एमपी लेट्स का स्कीम में क्या क्यों न्यूज़ में था ये, क्योंकि भाई इन्होंने पहले क्या, कोविड-19 जो था जब आया था 18-19 में, तो ये जो एमपी लेट्स का फंड होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे वाले साल में। मान लो एक साल में आप खर्चा नहीं कर पाए, है ना, तो वो आगे आने वाले साल में वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उस समय जब कोविड आया था तो पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं होगा, जितने साल में जितना खर्चा होगा उतना ही होगा, बस ये आगे ऐड ऑन नहीं होगा, समझ में आ गया। ये मतलब था किसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, ये बोला था उस टाइम, तो इसीलिए न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, अभी एमपीज़ ने बोला कि अभी तो अब सब इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगी है, तो आप इसको क्या करिए, आप इसको रिलीज़ करिए, मतलब ये हमको अलाउ करिए कि हम ये एक साल के लिए वैलिड नहीं है, ये आगे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो MPs have urged government to release funds for the project sanctioned in 1819 which were suspended due to COVID-19, ठीक है। एम्पीलाइट स्कीम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है विच प्रोवाइड्स ईच MP विद अ चॉइस टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क्स टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ पर एनम, ठीक है। तो 5 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट उनको साल का सैंक्शन होता है कि आप 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप 5 करोड़ का कर सकते हो, ठीक है। इसमें से क्या होगा, ये 5 करोड़ में से 15% जो है, ठीक है, 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में जाएगा, और 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स वाली पॉपुलेशन के उसमें जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स वाली पॉपुलेशन के एरियाज़ में जाएगा, समझ में आ गया। तो दो चीज़ें हैं इसमें, क्या है, जो ये 5 करोड़ का फंड है ये किस में जाएगा, ये जो इसका 15% जो है ये जाएगा जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के एरियाज़ हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, वहाँ वाले एरिया में जाएगा, और 7.5% कहाँ जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स वाले में। और एक और स्टेटमेंट आया था 2020 में कि ये जो काम होता है इसमें, जो ये काम होता है एमपी लैट के अंदर, वो ऑडिट होता है, उसका 10% काम ऑडिट होता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ उसको ऑडिट करती हैं, तो ये भी याद रख लेना, क्या पता अगली बार पूछ लें, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या है, अटर्नी जनरल टेन्योर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। अटर्नी जनरल का टेन्योर एक्सटेंड हो गया, तो हम थोड़ा अटर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अटर्नी जनरल बनने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होती ना, वही सेम होती है अटर्नी जनरल बनने की भी क्वालिफिकेशन, समझ में आ गया। तो ये हो गया। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अटर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, ये मैंने बताई थी आपको। ही हैज़ अ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट अ राइट टू वोट, समझ में आ गया। तो अटर्नी जनरल के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में जाके काम कर सकता है ना, विदाउट हैविंग राइट टू वोट, समझ में आ गया। तो ये है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।